हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसेल मॉडल पेपर पार्ट 7 को हल करेंगे। इससे पहले मैं 6 पार्ट मॉडल पेपर के ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। ठीक है, अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर वो मॉडल पेपर कर देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें भी बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। भले थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया लेकिन एक चीज नई चीज आएगी, बाकी चीज तो वही है। तो आप वो मॉडल जरूर सॉल्व कीजिएगा और अपना आकलन जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। ये जो मॉडल पेपर है ये पूर्णतः लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो अभी जो सिलेबस चेंज कर दिया गया है, क्योंकि वो जो मॉडल पेपर थे वो पहले के उस बेस पे मैंने बनाए थे, जो 6 मॉडल पेपर थे। ये जो 7वां मॉडल पेपर है ये करंट लेटेस्ट पैटर्न जो भी आया है एनसीएल के द्वारा, उस पर मैंने इसको बनाया है। सारे नए टॉपिक हैं, नए क्वेश्चन है इसमें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है ना, मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करते चलिएगा क्वेश्चनों को और अपना भी आकलन कीजिएगा, इसको रियल एग्जाम की तरह लीजिएगा अपना। ठीक है ना। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, भारतीय उच्च आयोग द्वारा किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी एसएससी एग्जाम चल रहा है, अभी सीएचएसएल वगैरह में उन्हें बहुत क्वेश्चन आया है ये। ठीक है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग होते हैं वही क्वेश्चन सब जगह सारे एग्जाम में घूमते रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चरण पादुका नामक पहल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड, चरण पादुका जैसे नाम को पता लग रहा है, ये जो भी स्लीपर वगैरह जो जूते चप्पल वगैरह होते हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्कीम चलाई है जो गरीब वगैरह हैं उनको जूते चप्पल या स्लीपर्स वगैरह जो होते हैं देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वर्चुअल अदालत यानी जो डिजिटली जो को भी केस को सुनवाई वगैरह होती है उसको वर्चुअल हम बोलते हैं। जैसे हम आप भी वर्चुअली हैं, आप ना मेरे को देख पा रहे हैं ना हम आपको देख पा रहे हैं, लेकिन अब तभी हमारे बीच कम्युनिकेशन है, तो इसको हम वर्चुअल बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना। तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य संयुक्त राष्ट्र से दुनिया के पहले जैविक राज्य का पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। और ये ऐसा कौन सा राज्य है जहां जिसने जैविक खेती के लिए अवार्ड जीता है? वो है आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सर्दी हो गई मेरे को, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सर्दी जुकाम लगा हुआ है, तो थोड़ा आप एडजस्ट करके चलिएगा। मैं सोचेगा सर की आवाज़ फटी फटी की आवाज़ आ रही है। ठीक है ना। फिलहाल आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ताकतवर संचार उपग्रह कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड, जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारे लिए, उसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐसा क्या नाम है? GSAT-30, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, जो समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए वो की थी आपकी वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में ये भारत आया था। कहाँ पे? कालीकट में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे घोड़े के अवशेष मिले थे, ये मिले थे आपके सुरकोटदा से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है वो है आपका 7वां यानी 7th। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड, जो 15वां वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, इसको बैठाया जाता है, इसको राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है 5 साल के लिए, आर्टिकल 280 के द्वारा। पहले तो आपको ये भी याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष हैं करंट में वो हैं आपके NK सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम उपरोक्त दोनों या गैलियम? तो फ्रेंड, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया भी आपको मैंने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो सौर सेल आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों से बनाए जाते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, झूला झूलती हुई कोई
लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन के आवर्तकाल पर क्या असर होगा? तो फ्रेंड झूला झूलते वक्त अगर कोई लड़की उस पर खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? जाहिर सी बात है उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। रेड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो निकट दृष्टि दोष है इसमें होता क्या है, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, और ये मैक्सिमम यंग एज में लोगों को होता है। जैसे हम आप जिस एज में हैं हम लोग को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब मेरे को भी ये मायोपिया है, मेरे को भी ये प्रॉब्लम है मेरे को भी, ठीक है ना। तो इसमें इसको सुधारने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग हम करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और एक होता है दूरदृष्टि दोष, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्लीय पदार्थ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सिरका जो होता है इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है, इसमें पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH3COH, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो फ्रेंड पानी घनत्व अधिकतम होता है, कितने बार मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपका होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे मैक्सिमम होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है चांदी में, तांबा में, लकड़ी में, लोहा में। तो फ्रेंड विद्युत धारा को प्रभावित होने के लिए क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपको पता है धातुएं जितनी भी होती हैं वो विद्युत क्या होती हैं? बेस्ट कंडक्टर होती हैं ये। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, ये कुचालक होते हैं। तो फ्रेंड आप देखिए यहाँ पे लकड़ी जो है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? ये धातु तो है नहीं, ये अधातु है, तो ये क्या होगा? इससे विद्युत का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे समय अंतराल शुद्धता से मापे जा सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत छोटे छोटे समय अंतराल जो होते हैं, बहुत सेकंडों से मिली सेकंड, लाख मिली सेकंड, इनको हम नाप सकते हैं किस घड़ी के द्वारा? आप बताइए, क्वार्ट्ज घड़ी या परमाणु घड़ी के द्वारा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु घड़ी के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो फ्रेंड रक्त का थक्का जानते हैं, इसको बनाने के लिए प्लेटलेट की जरूरत होती है। प्लेटलेट्स के जो हमें एक प्रोटीन होता है उसके जरिए, इसका ये थ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसके जरिए रक्त थक्का बनता है। अगर रक्त थक्का नहीं बनेगा तो कभी आपको चोट वगैरह लगेगी तो खून वहाँ से ब्लड बहते रहेगा, जब ब्लड ज़्यादा बह जाएगा तो आपकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। तो रक्त थक्का बनने के लिए जो विटामिन, जिस विटामिन की कमी हो जाती है वो होती है आपकी विटामिन के, इसको के बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जैसी नहीं जानी जाती है? तो फ्रेंड ग्रीन हाउस गैस आप सबको पता है जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आंखें धोने में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है। तो फ्रेंड आंख धोने के लिए जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो क्या जाता है आपका? बोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब हमारे क्वेश्चन यहाँ शुरू होते हैं मैथ के। तो मैथ के सवाल जितना उसमें सिलेबस दिए हुए, हर सिलेबस से मैंने एक एक क्वेश्चन उठा रखा है मैंने, ठीक है ना, जितने भी उसमें टॉपिक दिए हुए थे मैथ के अंदर, ठीक है ना। मैं आपको बेस्ट देना चाहता हूँ ताकि आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो सके। संख्या 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर संख्या 146 प्राप्त होती है। बताइए पहले भाग का मान कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और नंबर सिस्टम क्वेश्चन आते हैं एनसीएल में, लास्ट टाइम भी आए थे और हर बार आते हैं और आते रहेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह सवाल हम कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आपको तरीका बता रखा है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। इस तरह सवाल आएंगे, तो ये मान लो, माना पहली संख्या जो है वो है आपकी x, मानने में क्या जा रहा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 24 माइनस एक्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, मुझे पता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा फॉलो करते जाओ। पहले भाग का 7 गुना, यानी पहला भाग क्या है हमारा x, दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरा भाग है हमारा ये, इसका 5 गुना जोड़ने पर 146 प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हो इसको, तो कह रहा है पहले भाग का 7 गुना यानी 7x प्लस दूसरे भाग का 5 गुना यानी 5 24 माइनस एक्स को जोड़ने कितना प्राप्त होता है? 146। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा? ये 7x ही रहेगा, प्लस 24 पंजे कितना होता है? 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 5 10 2 12, 24 पंजे 120 माइनस 5x बराबर 146। 7x में 5 जाएगा कितना बचेगा? ये बचेगा 2x। अब 146 में से ये जाएगा कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 6, आपका बचेगा 6 और 14 बार आएगा 2।
और एक्स वाला कितना आएगा 13। यही हमारा हो गया आंसर। अभी 13 आंसर क्यों हुआ? क्योंकि देखो उन्होंने क्या पूछा था, बताइए पहले भाग का मान कितना। हमने पहला भाग क्या माना था एक्स, और एक्स का मान कितना आ गया हमारा, देखो 13। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, फटाफट मेरे क्वेश्चन कराना है, ज़्यादा टाइम आपको मुझे खींचना नहीं है मेरे को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मोहन के मासिक वेतन में रुपए 2000 की बढ़ोतरी होने के कारण उसका नया मासिक वेतन 12,000 रुपये हो जाता है, तो बताइए उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2000 की बढ़ोतरी होने के बाद नया वेतन कितना हो गया 12,000 रुपये, यानी इसका पहला जो वेतन था वो कितना था 10,000 रुपये, यानी पहला मूल वेतन कितना था, इसका मतलब पहला मूल वेतन कितना था 10,000 रुपये। ठीक है, 2000 की बढ़ोतरी हो गई है, 2000 की बढ़ोतरी होने कितना हो गया, नया वेतन हो गया उनका 12,000। ठीक है, अब देख लीजिए कितना परसेंट बढ़ा है, 10 से 12,000 हो गया, यानी कितने परसेंट बढ़ा, यानी बढ़ा कितना है 2000 बढ़ गया है, 2000 बढ़ा, कितने बढ़ा 10,000 बढ़ा, मूल वेतन कितना 10,000 रुपये। परसेंटेज लिमिट टू 100 हम कर देते हैं, ये तो पता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ गया 20%। यही आपका हो गया आंसर। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 20%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रुपए 5,000 का 6% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज ये तो सबको पता होगा, जो ब्याज पे ब्याज लगता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, वो हमेशा एक समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो सेम होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो ब्याज पे ब्याज लग जाएगा आपका। ठीक है ना, इसमें बहुत फायदा होता है, इसलिए बैंक ज्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट ही देता है आपको बैंक। तो ठीक है, इस तरह सवाल मैंने आपको बताया था, जब भी सीआई क्वेश्चन आए और टाइम दिया हुआ 2 साल, तो आपको क्या इसको रेशो मेथड से करना है हमको। रेशो मेथड बहुत इजी मेथड होता है। अब 2 साल का है, 2 साल का मैंने आपको बताया, 2 साल का रेशो कितना बनता है, 2 साल का जो रेशो बनता है वो बनता है 2:1। ठीक है, इतना आपको करना है, पहले ऐसे लिखना है। देखिए मैं कैसे स्टेप में करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या बोला 5,6%, तो पहले साल के 5,6% कितना होगा, उतना पहले इसको ब्याज निकाल लीजिए। तो 5,6% कितना होगा, 5,6% को 300, तो इसके 2 के नीचे लिख दिए 300। अब फिर ये जो ब्याज है, ब्याज पे ब्याज लगेगा। अब 300 का 6% निकालिए, 306% कितना आएगा 18, इसको 18 लिख लीजिए। अब क्या करना होता है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी संख्या आई है। तो 3 दूनी क्या होगा 600, ये हो जाएगा 600। फिर को जोड़ना है, प्लस 18 कम 18 कितना आ गया 618 रुपये। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना जल्दी आपका हो गया। अब वो अगर वो रटे रटाए फॉर्मूला करेंगे, ए बराबर पी 1 + r/100 के बारे तो करते रह जाएंगे, इतना टाइम नहीं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमको स्मार्ट टेक्निक अपनानी है, ये बहुत ईजी मेथड है, समझ लीजिए। और मैं आपको ईजी मेथड इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको नौकरी मिले, इसलिए। ठीक है ना। तो राइट हो जाएगा आपका 618। ठीक है ना, जो समझ में नहीं आएगा दोबारा वीडियो देख लेना। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 450 रुपये में एक कुर्सी बेचकर 10% की हानि उठाई। यदि वह उस कुर्सी पर 20% लाभ कमाना चाहता तो उस कुर्सी को कितने रुपए बेचना था। ठीक है, 450 बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि का मतलब कितना हुआ, इसको हम करेंगे इसी से। ये आपको सिखाता हूँ इस टाइम सवाल कैसे किया जाते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अच्छा फिर फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा 1/10 आएगा। ठीक है, अब हानि हुई, इसको हम हमेशा बेच मानते हैं नीचे वाले को, तो 10 रुपये हानि हुई है, तो 10 में से एक जाए कितना बचेगा 9, 9/10। ठीक है ना। तो कितने बेचा उसने, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, ऊपर हमारा विक्रय मूल्य होता है यानी एसपी, नीचे हमारा वो होता है कॉस्ट प्राइस सीपी। तो अगर हमको सीपी पता लग जाएगा तभी ना उसे 20% लाभ पता लग पाएंगे। अब ये कुर्सी का हमें खाली विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य तो हमको नहीं पता है ना। जब क्रय मूल्य पता होगा तो आपको पता होगा लाभ या हानि जिस पे किस पे होता है, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्रय मूल्य हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो फ्रेंड ये जो 450 रुपये है ये इस 9 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो 9 बराबर हो गया 450, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 9×5 = 45, 50। तो सीपी कितना आ गया हमारा, सीपी देखो हमारे पास आ गया, इसलिए सीपी हमारे पास आया कितना 50। जब एक की वैल्यू 50 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 500, यानी उस वस्तु की जो एक्चुअल
कीमत थी वो 500 रुपये थी। अब 500 को 10% कितना होता है? 50 रुपये। 450 उसने बेचा, यानी हमारे सेटिस्फाइड कर रहा है साला, ये हमारी जो वैल्यू है ये सही आई है। 10% की हानि हुई तो 450 में बेचा नहीं, ये वस्तु की कीमत, एक्चुअल कीमत जो थी वो 500 रुपये थी। अब हमको 20% लाभ देना, तो 500 का 20% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 20% को होती है 20 कम 20, 20 पंजे 100। लाभ हुआ है तो हम ऊपर जोड़ देते हैं, तो 5 में जोड़े कितना हो जाएगा? 6, 6/5। अब 500 का 6/5 निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा? ये जाएगा 100 बार में, 100 छक्का 600। तो 600 रुपये में अगर बेचेगा तो 120% लाभ हो जाएगा। तो राइट से हो जाएगा आपका 600 रुपये। ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राम के 7 विषयों में अंकों का औसत 75 है। यदि विज्ञान विषय को छोड़कर उसके 6 विषयों में अंकों का औसत 72 हो, तो बताइए विज्ञान में उससे कितने अंक प्राप्त किए। तो फ्रेंड्स, ये एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, और इस तरह के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। अच्छे एग्जामों में सवाल आते हैं, समझ लीजिए। इस टाइप के सवाल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ। तो हम पहले राम के 7 विषयों का औसत अंक निकाल लेते हैं। 7 विषयों का कुल योग निकाल लेते हैं। कुल योग कितना आएगा? 75 थे औसत, और कितने का? 7 का, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 3 52, 49 3 52 सही है, 525। ठीक है ना। अगले क्या कह रहा है? यदि विज्ञान विषय को छोड़कर उसे 6 विषयों में अंकों का औसत 72 है, तो 6 विषयों का हम और निकाल लेते हैं योग। 6 विषयों, 6 क्या, क्योंकि साइंस ने हटा दिया। 6 विषयों का योग कितना है? 6 गुणा कितना था? 72। कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लगा 1, 6 सत्ते 43, 432। तो विज्ञान में कितना होगा? इसलिए विज्ञान में कितना होगा? अगर हम कुल में से इन 6 का घटा देंगे तो विज्ञान का निकल आएगा हमारा। तो कुल कितना था? 525। 7 का तो 525 था ना, माइनस 432। अब घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 5 पे 2 जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 7 2 9, 93। तो 1992 में 93 नंबर मिले थे। 93 ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, देखो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, हाई होप। और आना भी चाहिए, बहुत इजी वे में आपको सिखा भी रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं सिखा रहा हूँ। यदि किसी धनराशि को मीनू, नीतू और सीमा में 5 3 6 के अनुपात में बांटना है, यदि सीमा को मीनू से 500 रुपये अधिक मिलते, तो धनराशि में नीतू का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, ये इस तरह के सवाल भी आपको करा रखे हैं बहुत। अब जो नए जुड़े उनको तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे से पुराने रेगुलर जुड़े उनको पता है कि इस तरह के सवाल मैंने बहुत करा रखे हैं रेशो में। तो हम कैसे करेंगे सवाल को, बताइए कैसे किया जाएगा। अब देखिए उसमें क्या लिखा है, दूसरी लाइन पकड़िए, वो ऊपर थोड़े रेशो छोड़ दीजिए अभी। दूसरी लाइन क्या करें, यदि सीमा को मीनू से 500 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखो सीमा का रेशो कितना है? 6। देखो 6 है ना, लिख लेता हूँ, रुको। मीनू, एम से मीनू, एन से नीतू, एस से सीमा। ठीक है, कितना कितना मिला है? 5 3 6। ठीक है, 5 3 6 सही है। क्या कह रहा है, यदि सीमा को मीनू से 500 रुपये अधिक मिलते। अब देखो 500 अधिक मिलने, लेकिन एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? अब देखो यहाँ अंतर कितना है? एक रेशो का अंतर हो रहा है ना। देखो मीनू का 5 रेशो है, सीमा का 6 रेशो, यानी एक रेशो बढ़ा, 500 बढ़ गया है। तो एक रेशो वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 500। ठीक है, अब क्या कह रहा है, धनराशि में नीतू का हिस्सा कितना होगा? हमें नीतू का हिस्सा हमको निकालना है। नीतू का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे? अब देखो ऐसे निकालेंगे, आगे करो उसको। नीतू का हिस्सा कितना है? नीतू का हिस्सा हमारा 3 बट्टे, टोटल हिस्सा कितना है? 6 3 9 9 5 14। मुझे फ्रेंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है मेरे को ये। यदि मीनू, नीता, सीमा 5, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 4 अगर आया, 6 में 4 गया 2 2। हाँ फ्रेंड, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। ये मिस टाइप हो गया यहाँ पे, ये 5 का 4 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4। तो 6 में 4 गया 2, 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 500। तो 1 की वैल्यू आएगी 250। ठीक है, 250 आ गई। तो नीतू का मान कितना है? 3। तो 25 हो गया 75, नहीं 750 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ गए थे, यहाँ गलती हो रही थी। तो यहाँ पे आएगा आपका, नीतू का मान कितना था? 3 रेशो था, एक रेशो वैल्यू कितनी है हमारी? 250। तो कितना हो जाएगा? 25 या 75, 750 रुपये। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना।
ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 5,004 होगा फ्रेंड, ठीक है ना, तभी देखो आंसर नहीं आ रहा है इसका। तो रेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 750 रुपये, ठीक है ना, बाकी सवाल पूरा सही है। अगला क्वेश्चन है, 12 मजदूर एक दीवार का निर्माण 24 दिन में कर सकते हैं, बताइए उसी कार्य को 8 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यह है टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो 12 मजदूर ऐसा वाले करते जाओ, 12 मजदूर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे, इन्हें कितना टाइम लेंगे, तो डी हमारा कितना लेंगे यहाँ पे, कितने दिन लेंगे, ठीक है। काट दो, 8 या 24, 12 या 36, तो उनको लगेगा 36 दिन। डैट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। बहुत सिंपल सवाल था ये तो। अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये है टाइम एंड डिस्टेंस का। एक प्लेटफॉर्म 130 मीटर लंबा है, यदि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल व लंबाई क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा व 70 मीटर हो, तो बताइए वह प्लेटफॉर्म कितने समय पार कर देगी। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 और 25 सेकंड, ठीक है, हो जाएगा सवाल ये। तो इस तरह सवाल करने का पहला तो मूल मंत्र यही है, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो याद होना चाहिए आपको, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सबको पता, हमको टाइम निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। ये समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। अब ठीक है, अब करते हैं। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है, देखो 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 70 मीटर क्या है, वो ट्रेन की लंबाई है। तो टोटल अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म के बराबर ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी, यानी दूरी हमारी कितनी होगी, 130 और 70 यानी 200। तो टी बराबर होगा, डी की जगह आएगा 200 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ, यहाँ से यूनिट जरूर ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है ना, 200 मीटर। और स्पीड कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये घंटे में दी हुई है, लेकिन देखो आंसर जो हमको दिए हुए हैं वो सेकंड में आंसर दिए हुए हैं, और जो लंबाई भी दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, तो हमको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो यूनिट चेंज कर देते हैं। तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मीटर पर सेकंड चेंज करना होता है, ये मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब काट लीजिए, 18 दूना 36, 2 पंजे 10, और 10 से 0 कटेगा 20, यानी कितना लगेगा, इसको लगेगा 20 सेकंड। अगला हमारा आंसर क्या है, 20 सेकंड। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, धारा गति ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब भी धारा के विरुद्ध दिया हुआ और धारा के साथ दिया हुआ और आपकी धारा गति बोले, तो सिंपल सा ट्रिक याद रखना, या ट्रिक समझ लीजिए, या जो भी याद रख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, धारा गति के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड जो आपको पहले स्पीड कितनी दी है 11 किलोमीटर, धारा के साथ जो दिए पहले उसको लिख लीजिए 11, माइनस धारा के विपरीत कितनी दी 8 किलोमीटर, उसको माइनस, अब बट्टे 2 कर दीजिए, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 में से 8 जाएगा 3, 3/2 कितना आ जाएगा 1.5। दैट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कॉस 60 डिग्री का मान बताओ। तो फ्रेंड टिग्नोमेट्री भी दिया हुआ आपके मैथ में, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 60 जो साइन की वैल्यू होती है उसका उल्टा कॉस की वैल्यू होती है। तो इसमें ये वैल्यू चलती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, साइन और कॉस। अब इनका रिलेशन होता है, इनका रिलेशन चलता है कैसे। तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 90 वैल्यू होती है 1। इसका उल्टा करेंगे तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, यानी 1 यहाँ चल जाएगा, यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 45 की वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/2, 1/√2, √3, एक 60 भी आता है, हाँ फ्रेंड एक उसमें मिस्टेक हो गई, 0, 30, 45, 60 और 90। तो कॉस की वैल्यू चलती है फ्रेंड, कॉस 0 वैल्यू होती है इसमें 1, 30 की वैल्यू होती है इसमें कितनी होती है, रुक कॉस सी 1/2, 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी, रुक जाओ मुझसे मिस्टेक हो जा रही है फ्रेंड्स, रुक जाओ 0, 45, 30, 60 और 90। तो साइन की वैल्यू 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू होती है 1, 45 उसके बाद साइन 0 0, 1/2, हाँ रुक जाओ 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1, ठीक है ना। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की जैसे उल्टी हो जाए तो cos 60 में क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो गया। अब हुआ ना सही हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गरीब शब्द में संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, उपनिष कोई नहीं। तो फ्रेंड गरीब आप क्या है, गरीब क्या उसकी मनोदशा है, उसकी स्थिति है, उससे उसके भाव का पता लग रहा है ना कि वो इंसान गरीब है, तो इससे क्या होगा, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है, पानी गर्म करना, शांति में बैंक डालना, असंभव कार्य करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपसे कहता है पानी में आग लगाने मतलब क्या है, यानी असंभव कार्य करना। आपको पता है पानी में आग लग सकती है, नहीं लग सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शब्द 19 में उपसर्ग है, तो फ्रेंड उपसर्ग जो होते हैं वो वाक्य में पहले लगाए जाते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो यहाँ उपसर्ग क्या होगा, इसे पता लग रहा है 19 यानी उन इस, क्या होगा इसमें, उन होगा, उन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, सुंदर, ये तो सही है हमारा, सौंदर्य ये भी सही है हमारा, सुंदरता ये भी सही है, सौंदर्यता ऐसा हमें कोई वर्ड होता ही नहीं हमारा, सौंदर्य होता है लेकिन सौंदर्यता कभी नहीं होता है, ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है, उत्थान माने किसी चीज को उठना, कोई तरक्की करता है उसको उत्थान बोलते हैं, उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, उसका उल्टा हो जाएगा हमारा पतन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेलिंग अचीवमेंट, अचीवमेंट के पहले सही स्पेलिंग लिख लो आप, अचीवमेंट स्पेलिंग होती है ACHIEVENT, ठीक है ना। अब ये स्पेलिंग मिला लीजिए, जहां मिलेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहला स्पेलिंग ACHIEVENT, पहले ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ डेलीगेट वर्ड, तो फिर डेलीगेट सुनते होंगे बहुत बार, डेलीगेट जो विदेश से कोई लोग आते हैं या बहुत सारे मेहमान वगैरह हमारे आते हैं, उनको डेलीगेट बोला जाता है ऑफिशियली लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक टाइप क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा देश का कोई डेलीगेट गया फ्रांस में, तो उसको बोलते हैं डेलीगेट आया यहाँ पे, डेलीगेट मतलब वो जो वहाँ के जो ऑफिसर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, उसको रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ही विल कम डे संडे, तो फ्रेंड संडे के साथ क्या आएगा हमारा, यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो ही विल कम ऑन संडे, हम ये बोलते हैं ना ही विल कम ऑन संडे, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और लेकिन ये रखें जो भी डे जितने भी होते हैं ना हमारे, उनके साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता, आर्टिकल कौन से ए एन था, इनका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। इनका प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो प्रीपोजिशन होती है वो होती है ऑन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ एबंडेंस, एंटोनिम यानी विलोम, जैसे हिंदी विलोम बोलते हैं, तो एबंडेंस, एबंडेंस का विलोम क्या होगा, एबंडेंस माने हुआ जो बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला या बिल्कुल विलुप्त चीज है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यदि प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, तो राइट आंसर आपका स्कैरिसिटी, स्कैरिसिटी मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का, ये टाइम बराबर 209135 इसे कोडिंग कर रखी है, तो क्लॉक की कोडिंग क्या होगी, अब इसको पहले समझते हैं कैसे टाइमिंग कर रखी है, TIME की कोडिंग कैसे करी है, इसमें लिखा है 20, 9, 13, 5। अब देखिए फ्रेंड, ई 5 पे ही आता है हमारा अल्फाबेट में, M 13 पे आता है, I हमारा 9 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, इसलिए क्लॉक क्लॉक का क्या बनेगा आप सबका, ये तो हो जाएगा CLOC, C हमारे कितने बताया 3 पे, L हमारे कितने बताया JKL 12, O हमारे कितने बताया 15, C 3, K 11, यानी 3 12 5, नहीं 3 12 15 3 1, 3 12 15 3 1, अरे K 11 पे होता है ना, तो एंड में 11 11 में 2 BC 3 3 12 15 3 11, ये ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में आगामी संख्या कौन सी होगी, 100, 121, 144, 169, तो अगला क्या आएगा। अब देखिए फ्रेंड, 10 का स्क्वायर अगर हम करें कितना आएगा 100, 11 का करेंगे कितना आएगा 121, 12 का करेंगे कितना आएगा 144, 13 का करेंगे कितना आएगा 169, तो अगला क्या आएगा 14, 14 का स्क्वायर करें कितना आएगा 196, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ जरूरत है मैं एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल के क्वेश्चन, ठीक है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक का घटक मास्टर सिलेंडर की धातु का बना होता है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोलिक ब्रेक आपको पढ़ाया था, तो मैंने अच्छे से आपको इसकी इमेज भी दिखाई, तो अच्छी मैंने इसके बारे में बताई थी अच्छे से आपको, ठीक है ना। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी मेरे अगर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सिलेंडर किस धातु का बना होता है फ्रेंड्स, वो बना होता है आपका कास्ट आयरन का,
ऑप्शन नंबर सी। और हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये भी यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ब्रेक से संबंधित नहीं है? मास्टर सिलेंडर, ब्रेक शू, स्प्रिंग एडजस्टर। तो फ्रेंड अभी मैंने आपको बताया मास्टर सिलेंडर किससे संबंधित है, मास्टर सिलेंडर का प्रयोग हाइड्रोलिक ब्रेक में किया जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना। बाकी जो ब्रेक शू है, स्प्रिंग है, एडजस्टर है, इसका प्रयोग हम यांत्रिक यानी मैकेनिकल ब्रेक में करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सुपर चार्जिंग का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड सुपर चार्जिंग का जो तात्पर्य होता है वो होता है इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना, ऑप्शन नंबर सी। अब ये संबंधित है इंजन से क्वेश्चन, तो इंजन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, क्वेश्चन तो ला दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन पढ़ाया नहीं। सुपर चार्जिंग में आपको पढ़ाऊंगा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजन के अंदर। और जब मैं इंजन जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा और टॉपिक खत्म ही हो गया, एक सस्पेंशन सिस्टम बचा हुआ है, उसकी वीडियो में 1-2 दिन का दे देता हूँ आपको मैं। उसके बाद बचेगा सिर्फ आपका डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा और ये चैप्टर का पूरा खत्म हो जाएगा। उसमें समझाऊंगा मैं आपको, अच्छे समझाऊंगा उसको, पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो सुपर चार्जिंग क्या प्रोसेस होती है, क्या है, ये सब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। फिलहाल अभी तो आप यहाँ ये आंसर याद रखिए कि इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजने को हम सुपर चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और ज़्यादातर जो ये इंजन होते हैं जो याले सुपर चार्जिंग प्रयोग होता है, ये जेट इंजन जो होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति कितना होता है? तो फ्रेंड्स वायु व ईंधन का जो मिक्सचर होता है उसका जो रेशो होता है वो होता है 15:1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा कि ये CIL मैकेनिकल जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है? पिस्टन तथा पिस्टन रिंग, कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फ्यूल इंजेक्टर है। फ्यूल इंजेक्टर का प्रयोग हम डीजल इंजन में करते हैं ना कि पेट्रोल इंजन में, यही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी इतना आप याद रखिए खाली। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के कुछ अंश के शीघ्र ऑटो इग्निशन के कारण होने वाली प्रेशर वेव को क्या कहते हैं? डेटोनेशन, स्क्वेंजिंग, प्री इग्निशन या नम द अबव। तो फ्रेंड्स ये जो प्रेशर वेव होती है इसको मैकेनिकल लैंग्वेज की भाषा में इसको बोला जाता है डेटोनेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और डेटोनेशन की प्रॉब्लम जब आती है जब इंजन में कूलिंग सिस्टम जैसे काम नहीं करता। कूलिंग सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, इंजन कूलिंग सिस्टम जो मैंने पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था ना, डेटोनेशन की प्रॉब्लम आती है वहां पे। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब इंजन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डीजल ऑयल की इग्निशन क्वालिटी किससे जानी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट वाले फ्रेंड्स ये ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, कैलोरीफिक मान, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बच्चों को एक आंसर याद रात हो गया है ऑक्टेन नंबर, और बच्चे ऑक्टेन नंबर लगा के आ जाते हैं और सोचते हैं हमारा आंसर सही होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है डीजल ऑयल की, डीजल ऑयल का क्या होता है हमारा सीटेन नंबर होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। और पेट्रोल इंजन अगर पूछेगा तो उसका हम लगाते हैं ऑक्टेन नंबर से, ठीक है ना, अंतर होता है दोनों में, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है? स्पार्क, इंजेक्टेड फ्यूल या कंप्रेशन इग्निशन या कंप्रेशन चैम्बर। तो फ्रेंड पेट्रोल इंजन में जो ईंधन का जो प्रज्वलन किया जाता है, इग्निशन किया जाता है, इग्नाइट, इसको इग्नाइट बोलते हैं, इग्नाइट किया जाता है इसको, वो क्या जाता है स्पार्क के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड डीजल इंजन का जो आविष्कार है उनके नाम पे डीजल रखा गया है, उनका नाम है रुडोल्फ डीजल, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संपीड़न इग्निशन इंजन यानी कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन किस चक्र पर कार्य करते हैं? सीआई, इनको बोलते हैं CI इंजन, सुना होगा अपना नाम CI इंजन। तो फ्रेंड ये काम करते हैं आपके डीजल चक्र पर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब से लागू हुए थे? तो फ्रेंड जो मोटर वाहन अधिनियम है 1988 ये लागू हुए थे आपके 1 जुलाई 1989 को, ऑप्शन नंबर सी। और संविधान कह रहा हूँ सॉरी, पार्लियामेंट में पास कब हुआ था? ये पास हुआ था 1988 में, लेकिन जो लागू हुआ था ये 1989 में लागू हुआ था, कब? 1 जुलाई को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, RTO के फॉर्म 20 की उपयोगिता निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड जो RTO का फॉर्म नंबर 20 होता है इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओवरलोडिंग में पहले 2000 रुपये का जुर्माना लगता था, नए नियम लागू होने के बाद कितना जुर्माना लगेगा? तो फ्रेंड्स आपको सबको पता है जुर्माना, जब पिछले साल नए ट्रैफिक रूल्स आए थे उसमें बहुत जुर्माना बढ़ा दिया गया था, दुगना तिगना 10-10 गुना कर दिया गया था। तो जो पहले ओवरलोडिंग होती थी उसमें 2000 रुपये जुर्माना लेते थे, लेकिन अब जो नए नियम के अनुसार है इसमें हम लेते हैं टोटल 20,000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इस संकेत का क्या मतलब है? 50 स्पीड लिमिट। अब वैसे पता लग रहा है 50 स्पीड लिमिट का मतलब क्या हुआ, यानी 50 की स्पीड पर गाड़ी चलाएं, उससे ज़्यादा ना चलाएं आप, 50 के अंडर में चलाएं, उससे ज़्यादा ना चलाएं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो फ्रेंड, जो भारत में वर्तमान में सड़क परिवहन जो मंत्री हैं कौन है? हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री हैं। और थावरचंद गहलोत क्या है? ये सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस मॉडल पेपर इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। अगर ये पेपर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जरूर स्कोर बताइए कि आपने 55 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है ना। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। और जो ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सवाल है। रिपीट 2-3 बार देख लोगे तो नुकसान नहीं होगा आपका। ठीक है ना। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल कोई नई टॉपिक पर। थैंक यू।